भूतिया अस्पताल। सन्नाटे को चीरती हुई रेलगाड़ी अपने अगले स्टेशन भानगढ़ में रुक जाती है। वह स्टेशन पूरा सुनसान पड़ा था। उस सुनसान स्टेशन पर संजना धीमी कदमों से अपने बैग लेकर नीचे आती है। ओ माय गॉड, ये ट्रेन कितनी लेट हो गई। ये स्टेशन तो पूरा खाली है। लगता है ज्वाइनिंग के पहले दिन ही मैं लेट हो जाऊंगी। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। ऐसा बोलते हुए संजना स्टेशन से बाहर जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं दिखाई पड़ता है। तभी उसकी नज़र वहां खड़े एक टैक्सी पर पड़ती है। संजना उस टैक्सी वाले को आवाज़ लगाती है। टैक्सी, ओ टैक्सी वाले भैया, भानगढ़ हॉस्पिटल चलेंगे? मैडम, इतनी रात गए, वो भी भानगढ़ हॉस्पिटल? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे माफ़ करो। अरे डबल पैसे ले लेना, अब जल्दी चलो, मुझे उस हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहकर संजना टैक्सी में बैठ जाती है। वह टैक्सी वाला उसे कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लो मैडम, आ गया आपका अस्पताल, अब जल्दी से पैसे दे दो और मैं यहाँ से चलूँ। संजना से पैसे लेकर जल्दी जल्दी वह टैक्सी वाला घबराकर वहाँ से भाग जाता है। यह सब संजना को बहुत अजीब लगता है, पर वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वह हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या यहाँ? जी मैडम, कहिए क्या काम है आपको? वो मैं संजना, आज मेरी ज्वाइनिंग थी। हॉस्पिटल के डायरी में संजना का नाम ढूंढते हुए वह मैडम अजीब तरह से घबराने लगती है और वह डरते हुए संजना से बोलती है, मैडम, आज आपकी ड्यूटी मुर्दा घर में है। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? आप प्लीज़ मेरा सामान मेरे रूम में रखवा दीजिएगा। ऐसा कहकर संजना मुर्दा घर की ओर चली जाती है। जैसे जैसे संजना उस मुर्दा घर की तरफ बढ़ रही थी, तैसे तैसे उसे अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता है। संजना को ये सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। संजना के पहुँचते ही मुर्दा घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लगता है हवा से अपने आप दरवाज़ा खुल गया। उस मुर्दा घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ लाश से भरी ताबूत रखे थे। तभी संजना को अपने पीछे किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं आपकी कुछ मदद करूं क्या मैडम? नहीं अंकल जी, वो क्या है ना, आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए मैं इधर उधर देख रही थी। इसके बाद संजना उस बूढ़े आदमी से सारा डिटेल लेने लग जाती है। वह बूढ़ा आदमी उसे सब कुछ बताने लग जाता है। संजना को उस बूढ़े आदमी का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। इसके तुरंत बाद वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां एक नर्स आ जाती है। हेलो मैडम, मैं किरण, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? ओके किरण, पर मुझे तो सारी डिटेल उस बूढ़े आदमी ने दे दिया है। यह सुनकर वह नर्स घबरा जाती है और जल्दी से संजना का हाथ पकड़कर उसे मुर्दा घर से बाहर ले आती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैडम, अभी आप नई नई आई हो तो आपको नहीं पता है, उस मुर्दा घर में एक भूत रहता है। व्हाट? भूत? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता है। आप इसे मजाक में मत लीजिए मैडम, उस मुर्दा घर में भूत ने बहुत लोगों की जान ली है। इतना बोलकर वह नर्स घबरा कर वहाँ से चली जाती है। उधर कपूर जल्दी जल्दी एक लाश को स्ट्रेचर पर लेकर मुर्दा घर की ओर चला जा रहा था। मुर्दा घर के पास पहुंचते ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यह देखकर कपूर डर जाता है। वह डरते डरते मुर्दा घर में जाता है। मुर्दा घर में जाते ही वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर कपूर बहुत घबरा जाता है। तभी मुर्दा घर का भूत एक डरावनी हंसी के साथ कपूर के सामने आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो कपूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। पर वह भूत कपूर की एक भी नहीं सुनता है और कपूर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अगली सुबह यह बात पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है। कपूर की मौत की खबर सुनकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं।
तुमने सुना संजना, उस मुर्दा घर के भूत ने कपूर को मार डाला। मैं यह भूत पर विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह काम मुर्दा घर के भूत का है। अगर ऐसा है तो मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगी। बच के, कहीं उसका अगला शिकार तुम ही ना हो जाओ। अगली रात आ जाती है। संजना उस मुर्दा घर में जाती है। वहां जाते ही उस घर की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगती है। यह देखकर संजना भी घबरा जाती है और गुस्से में कहती है, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। संजना के इतना कहते ही मुर्दा घर का भूत संजना के सामने आ जाता है। उस भूत को देखकर संजना बहुत डर जाती है। वह डरते हुए भूत से कहती है, कौन हो तुम? और तुम इन बेकसूर लोगों की जान क्यों ले रहे हो? क्या बिगाड़ा है सबने तुम्हारा? मूर्ख लड़की, तू फिर यहाँ मरने चली आई। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आई हूँ। मूर्ख लड़की, तू मारेगी मुझे। इतना कहकर वह भूत गुस्से में संजना को मारने जाता है। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है जिसे संजना ने ही बुलाया था। तांत्रिक को देखकर वह भूत बोला, तो ये तांत्रिक मारेगा मुझे। बता, कौन है तू और क्यों मार रहा है सबको? बता, नहीं तो मैं अभी अपनी शक्ति से तुझको भस्म कर दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, जिसे देखकर भूत कहता है, रुक जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं इसी गांव में रहा करता था। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी पत्नी मुझे यहाँ इलाज के लिए लेकर के आई, तो यहाँ के लालची डॉक्टर ने मेरी पत्नी से बहुत सारे पैसे लिए और मुझे मारकर मेरा सारा अंग बेच दिया, जिससे सदमे से मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तब से जो यहाँ आता है मैं उसे मार देता हूँ। मैं आज भी उस डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ। यह सब सुनकर संजना को बहुत दुख होता है और वह भूत से कहती है, देखो, उस डॉक्टर ने जो भी किया तुम्हारे साथ वह बहुत गलत किया, लेकिन उस डॉक्टर के गुनाहों की सजा तुम सब बेगुनाहों को क्यों दे रहे हो? तुम मेरा भरोसा करो, मैं उस डॉक्टर को सजा जरूर दिलवाऊंगी, पर तुम आज से किसी बेगुनाह की जान नहीं लोगे। ठीक है, मैं आज से ही इस मुर्दा घर को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर उस डॉक्टर को सजा नहीं मिला तो मैं फिर से वापस आऊंगा और फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह भूत उस मुर्दा घर को छोड़कर चला जाता है और संजना उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर देती है, जिसके बाद अब उस मुर्दा घर से कभी भी कोई डरावनी घटना नहीं घटी। एक समय की बात है, शिवपुर गांव से थोड़ी ही दूर के जंगल से एक बारात जा रही थी। सभी बाराती बहुत खुश थे और वे नाच गा रहे थे। तभी दूल्हे को जोर से टॉयलेट आता है और वह अपने मामा केशव से बोलता है, अरे केशव मामा, अब नाचना भी बंद करिए और मेरी भी बात सुनिए। हाँ, बोल प्यारे भांजे, आज तेरा ही दिन है। आज तो तू यहाँ का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री, जो तू कहेगा आज सब सुनेंगे हम लोग। बोल भांजे, बोल। मामा, अब बस भी करो, मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है। कहाँ करें, जल्दी से बताओ। भांजे, तुम यही सबके सामने तो करोगे नहीं, कहीं पेड़ के आड़ में जाकर कर लो। हम तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बाराती वहां आता है और उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों मामा भांजे यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भैया, सबका तो पता नहीं, पर मेरा भांजा कल एक मुसीबत अपने साथ घर लेकर के जरूर जा रहा है। फिर केशव बारात के साथ वहीं रुक जाता है और दूल्हा वहां से थोड़ी दूर झाड़ियों में हल्का होने चला जाता है। तभी वह देखता है कि झाड़ियां जोर जोर से हिल रही हैं। यह देखकर दूल्हा बोला,
अरे ये कैसा शोर है? लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है, मुझे देखना होगा। इतना बोलकर दूल्हा झाड़ियों की ओर जाता है। तभी उसे उधर से पायल के छनकने की आवाज आती है, जिसे सुनकर दूल्हा मन ही मन बोलता है, अरे ये पायल की आवाज़ कैसी? लगता है कोई औरत वहाँ है। लेकिन इतनी रात में इतने घने जंगल में औरत क्या करेगी? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है। तभी उसे एक औरत दिखाई पड़ती है जो दुल्हन के कपड़े पहनी हुई थी। वह दुल्हन आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। यह देखकर दूल्हा भी तेजी से उसके पीछे चलने लगा। अजी, आप इतनी रात को इस घने जंगल में अकेले कहाँ जा रही हैं? दूल्हे की आवाज सुनकर वह दुल्हन पलटती है, जिसे देखकर दूल्हे का डर से बुरा हाल हो जाता है और वह चीख पड़ता है, क्योंकि दुल्हन का सर धड़ से अलग होता है और उसका सर भी उसके साथ हवा में तैर रहा होता है। नहीं नहीं, बचाओ! आ! दूल्हे की चीख सुनकर चुड़ैल हंसने लगी और बोली, अरे मेरे राजा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं ही तो तुम्हारी दुल्हन हूँ। देखो ना, मैं कब से सज के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हा 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 हा। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उधर दूल्हे का मामा केशव उसका इंतजार कर रहा था। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक मुकेशवा आया काहे नहीं? लगता है शादी के नाम से पेट खराब हो गया जनाब का। लेकिन काफी देर तक दूल्हे के ना आने पर बाराती और केशव परेशान हो जाते हैं और मुकेश को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी दूल्हा नहीं मिलता है, तो एक बाराती बोला, केशव भैया, लगता है ये मुकेशवा यहाँ से भाग गया है, तभी तो मिल नहीं रहा है। लगता है इसका कोई और चक्कर चल रहा था पहले से। चुप करो तुम, मेरा मुकेश ऐसा नहीं है। अब चलो सब लोग ढूंढो, कहीं कुछ गड़बड़ है। काफी देर ढूंढने के बाद भी बारातियों को मुकेश नहीं मिलता है, तो वे सब वापस गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी वही सरकटी चुड़ैल आ जाती है। तुम्हारा दूल्हा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैंने उसे मार दिया है। और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर वह सरकटी चुड़ैल सारे बारातियों को मार देती है। इस भागम भाग में केशव वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और चुड़ैल उसे भी मरा हुआ जानकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब केशव को होश आता है, उस चुड़ैल ने सबको मार डाला और मेरे प्यारे भांजे को भी। मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। फिर केशव गांव जाकर गांव वालों को सरकटी दुल्हन के बारे में बताता है कि कैसे उसने पूरे बाराती को मार दिया। यह सब सुनकर गांव वाले भी घबरा जाते हैं और उस जंगल में ना जाने का निर्णय लेते हैं। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और फिर से रात में उसी जंगल में एक बारात जा रही होती है। कई दिनों बाद इस जंगल से कोई बारात जा रही है। मुझे फिर से कई दिनों बाद इतने बारातियों को देखने का मौका मिलेगा। तभी वहां सरकटी दुल्हन आ जाती है, जिसे देखकर सभी बाराती डर जाते हैं। लेकिन जब तक वह सब वहां से भागते, तब तक सरकटी दुल्हन ने सभी बारातियों को मार दिया। अगली सुबह गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है और वे सब बहुत घबरा जाते हैं। जिसके बाद वह सब गांव के सरपंच के घर जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर सरपंच बोला, देखो भाइयों, ये तो चुड़ैल का मामला है। मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ? कोई बड़ा तांत्रिक ही कुछ कर सकता है। उसकी बात सुनकर एक गांव का आदमी बड़े तांत्रिक को वहां लाता है। बाबा, कुछ करिए आप। हमारे गांव पर सरकटी दुल्हन की नज़र पड़ गई है। उसने कल एक और बारात का खात्मा कर दिया। अब आप ही हमें उस सरकटी चुड़ैल से बचा सकते हैं। सरपंच की बात सुनकर तांत्रिक थोड़ी देर ध्यान लगाता है और फिर वह सरपंच से बोला,
यह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, वह इतनी आसानी से हमारे पकड़ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें फिर से एक बारात उस जंगल से लेकर के जाना होगा। यह सुनकर गांव वाले थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी वहां केशव आ जाता है और वह तांत्रिक से बोला, बाबा, मैं दूल्हा बनकर के चलूँगा। उस चुड़ैल से मुझे बदला लेना है। उसने पहले मेरे भांजे को मारा है, पर मैं बच गया। इसके बाद योजना के अनुसार पूरे गांव वाले केशव को दूल्हा बनाकर बस में बैठाकर उस जंगल में जाते हैं और जंगल में पहुंचकर बस वहीं रुक जाती है और केशव बस से बाहर आता है। थोड़ी देर में ही सरकटी दुल्हन वहां आ जाती है। हा 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 हा, तुम आ गए मेरे दूल्हे राजा। देखो, मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं भी तो तुम्हें कब से ही ढूंढ रहा था। आज मिली हो तुम। आओ मेरी दुल्हन, मेरे पास आओ। सरकटी दुल्हन केशव की ओर बढ़ने लगती है। तभी गांव वाले उसके ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं। आ बचाओ, मेरे साथ धोखा, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। कौन हो तुम और गांव वालों को क्यों मारती हो तुम? क्या बिगाड़ा है इस गांव वालों ने तुम्हारा? बाबा की बात सुनकर चुड़ैल बोली, मेरा नाम माया है। मेरे पापा बहुत अमीर थे। मेरी शादी में उन्होंने बहुत सारा दहेज दिया। इतना धन दौलत देखकर मेरे लालची पति ने मुझे इस जंगल में लाकर मेरा गला काटकर मुझे मार दिया। तब से मैं यही भटक रही हूँ। जब तक वह मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं सबको मारती रहूंगी। पर तुम्हारा पति था कौन? उसका नाम तो बताओ। चुड़ैल सरपंच की ओर इशारा करती है। सरपंच डर के मारे सब कुछ सही सही बता देता है। केशव के कहने पर गांव वाले चुड़ैल को आज़ाद कर देते हैं और चुड़ैल सरपंच को मार देती है और उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद अब गांव वाले खुशी खुशी अपने गांव चले जाते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुरानी हवेली। करण और मायरा की शादी को 2 साल हो गए थे। वह दोनों शहर में रहा करते थे, लेकिन उनका एक पुराना महल जो कि गांव में था। आज करण और मायरा उस पुरानी हवेली को बेचने जा रहे थे। दोनों अपनी कार से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों स्लो म्यूजिक चलाते हुए चले जा रहे थे। तभी करण मायरा से कहता है, मायरा, मैं तुम्हारे कहने पर तो उस हवेली को बेचने के लिए तैयार हुआ हूँ, लेकिन मेरा मन अब भी नहीं है। करण, घर को बेचकर हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, जिससे हम शहर में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद पाएंगे। और वैसे भी वह पुरानी हवेली कई सालों से बंद पड़ा है और हम कहाँ अब उस हवेली में रहने जाएंगे, तो बेचना ही ठीक होगा। तुम्हें याद है ना उस दिन हमने उस रात को क्या किया था? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ मुझे आज भी उस बात से डर लगता है। क्या यार, तुमने भी ना। अगर उस दिन हमने ये सब नहीं किया होता तो क्या आज हम वो घर बेचते? ज़्यादा मत सोचो तुम अब। मायरा फिर से म्यूजिक चलाकर बैठ जाती है और पता नहीं कब उसकी आँख लग जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि कुछ देर बाद करण कार रोक देता है। ठीक सामने उसकी पुरानी हवेली थी जो काफ़ी बड़ी थी। करण मायरा को जगाता है। मायरा उठकर कार से बाहर आती है। दोनों अपने पुरानी हवेली को देखने लगते हैं। तभी मायरा बोली, करण, देखो यह घर कितना सुंदर दिख रहा है। अगर हमने उस दिन वह सब नहीं किया होता तो आज यह घर हमारा होता। मायरा इतना बोलकर पीछे करण की ओर देखती है और उसे देखकर मायरा चीख उठती है, क्योंकि करण का सर उसके धड़ से गायब हो जाता है। आ और तभी उसकी चीख सुनकर करण कार रोक देता है। तब मायरा नींद से जाग जाती है। असल में मायरा अब तक ख्वाब देख रही थी। क्या हुआ मायरा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने अभी एक बुरा ख्वाब देखा है। चलो ठीक है, तुम सही वक्त पर जाग गई। अब हमारा घर भी आ गया है। चलो मायरा, अब घर में चलते हैं।
दोनों पति पत्नी घर के अंदर जाते हैं। वह घर काफी समय से बंद था, जिस कारण से सब तरफ धूल और झाले लगे थे। यह देखकर मायरा बोली, चलो करण, एक कमरा साफ करके उसी में आज की रात ठहरते हैं, फिर कल तो यह घर बेचना ही है। काफी थक जाने के कारण वो दोनों जल्द ही सो जाते हैं। रात 12 बजे का समय था, तभी अचानक से करण की नींद टूट जाती है। वह देखता है कि मायरा वहाँ नहीं सो रही है। वह मायरा को ढूंढने हॉल में चला जाता है। वह किचन में जाता है तो देखता है कि मायरा कुछ बना रही है। तो करण कहता है, क्या हुआ मायरा, इतनी रात को भूख लग गई? मायरा कोई जवाब नहीं देती है। तो करण अपने रूम में वापस आ जाता है। जैसे ही वह रूम में आता है तो देखता है कि मायरा तो बिस्तर पर सो रही है। यह देखकर करण सोच में पड़ जाता है कि मायरा सो रही है तो वहाँ किचन में कौन था। वह मायरा को जगाकर उसे सारी बात बताता है। तब मायरा कहती है, यह सब तुम्हारा सपना होगा, तुम बहुत थक गए हो ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। चलो अब तुम सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। करण को भी मायरा की बात ठीक लगती है और वह सोने के लिए लेट जाता है। कुछ ही देर में करण को नींद आने लगी। तभी उसकी आंख अचानक से खुल जाती है और वह देखता है कि मायरा का सर उसके धड़ से अलग है। यह देखकर करण भागते हुए बाहर जाता है, जहां उसे मायरा की लाश दिखाई पड़ती है, जिसका सर उसके धड़ से अलग होता है। यह सब देखकर करण बुरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसे एक सरकटी चुड़ैल दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर करण कहता है, तुम यहाँ, लेकिन तुम तो हाँ मैं यहाँ, क्योंकि यह मेरा घर ही है। तेरी बीवी को तो मैंने मार ही दिया है, अब तेरी बारी है। हा 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 हा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। करण को अपनी की हुई गलती याद आ रही थी। तब तक वह चुड़ैल बोली, करण, तुम पर मैंने कितना भरोसा किया था। तुम्हारे भाई के मर जाने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी प्रॉपर्टी की लालच में आकर मुझे मार दिया, ताकि यह पूरी प्रॉपर्टी तुम दोनों की हो जाए। अगर तुम प्यार से मुझसे सारी प्रॉपर्टी मांगते तो मैं खुशी खुशी सब कुछ दे देती, पर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब यह घर हमारा है और कोई भी यह घर मुझसे नहीं ले सकता है। दरअसल यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि करण की भाभी है, जिसे करण और मायरा ने मिलकर मार दिया था और अब वह अपनी मौत का बदला ले रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उसकी इस बात से चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता है और वह करण का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और करण की चीख आसमान में गूंज उठती है। इसके बाद से ही उस हवेली में रोज किसी के चीखने की आवाजें आती हैं और अब उस हवेली को हॉन्टेड हवेली के नाम से जाना जाता था। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।